यांग और यांग के रूममेट्स यांग को बहुत बुरी तरह से पीट रहे थे। इसका कारण बस ये था कि वो लोग जो गेम खेलते हैं उसमें यांग बहुत ही बुरा परफॉर्म किया और उसकी वजह से ही वो लोग गेम हार गए, जो कि नेचुरल बात है क्योंकि यांग हमेशा उन्हें हरा देता है। अभी तभी वहाँ पर जियान की एंट्री होती है जो कि थोड़े गुस्से में लग रहा था। वो यांग को तुरंत ही वहाँ से खींचते हुए बाहर निकाल लेता है। बाहर आकर वो उससे कहता है कि आखिर इस गेम के अंदर सभी कैरेक्टर और बाकी सारी चीजें इतनी डिटेल में क्यों है। इस पर यांग कहने लगता है कि एक काम तो जिन का है, उसी ने गेम के सभी कैरेक्टर और थीम को डिजाइन किया है। जियान कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आखिर उसने इतनी ज्यादा डिटेल ये सब क्यों किया। अब यांग उससे पूछता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तो जियान कहता है कि उसने सारा काम इतना परफेक्ट किया है, यही प्रॉब्लम है। अभी यांग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जियान को आखिर हुआ क्या। उसे लग रहा था कि शायद ये पागल हो गया है, इसी वजह से यांग वहाँ से जाना सही समझता है। अभी जियान यहाँ पर इसलिए गुस्सा था क्योंकि इतना परफेक्ट गेम अगर वो लॉन्च होगा तो फिर नॉर्मल सी बात है ये गेम चली ही जाएगी, और ऑलरेडी उन्होंने गेम लॉन्च कर दिया है, इस वजह से अब और कुछ नहीं किया जा सकता। पर गुस्सा करते हुए उसे याद आता है कि उसने इस गेम की तरह कई सारे गेम देखे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड है, लेकिन फिर भी वो नहीं चल पाए क्योंकि वो कॉपीड वर्जन थे। जान ने भी सेम एक फेमस गेम की कॉपीड वर्जन बनाई है, तो शायद ऐसा ही हो वो ना चले। इसी वजह से जान अभी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था। अब कुछ घंटे बाद हम देखते हैं कि जब जियान अपने कमरे में आता है तो यांग उसे बताता है कि उनकी गेम को पूरे 100 लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। ये नेचुरल सी बात है क्योंकि जियान की जो कंपनी है उसी ने पहले लोनली डेजर्ट रोड गेम क्रिएट किया था, तो वहाँ के जो प्लेयर है वो वहाँ पर ट्रांसफर हुए, इस वजह से 100 प्लेयर का नंबर नॉर्मल है। तो यांग बताता है कि ये जो 100 प्लेयर है इन सभी ने नेगेटिव रिव्यू दिए हैं, इससे तो हमारा गेम बाकी लोग डाउनलोड ही नहीं करेंगे। अब ये सुनकर जियान और खुश हो जाता है। यांग कहता है कि मुझे ये किसी दूसरे गेम डेवलपर की चाल लग रही है, लगता है उसने किसी को हायर किया है नेगेटिव रिव्यू देने के लिए। अभी जियान ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे कि उसे ये सुनकर बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही ज्यादा खुश था और जिस भी आदमी ने ये किया है वो उसे दुआएं दे रहा था। अब यांग रिप्लाई करने लगता है और नेगेटिव रिव्यूज का पॉजिटिवली, लेकिन जियान उससे कहता है कि ऐसा बिल्कुल मत करो, हमें अभी रिप्लाई नहीं करना चाहिए। यांग सोचता है कि जियान कितना कमाल का है, उसने इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया लेकिन फिर भी वो कितना शांत है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम जियान को देखते हैं जो कि इस वक्त लोनली डेजर्ट रोड गेम खेल रहा था। वो इसके बाद अपना बनाया हुआ गेम चेक करता है। उसे गेम में कोई भी कमी नहीं लग रही थी, लेकिन वो रिव्यू और डाउनलोड नंबर देखकर थोड़ा उदास था। वो अपने दोस्तों को भी बताता है, जिसके बाद उसके दोस्त कहने लगते हैं कि कितना परफेक्ट गेम है लेकिन ये चल क्यों नहीं पा रहा। तो इस पर जिन कहने लगता है कि शायद ऐसा मार्केटिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसके ओनर ने मतलब जियान ने मार्केटिंग ही नहीं की। साथ ही साथ गेम लॉन्च करने से पहले एक गेम पीरियड लॉन्च होता है जिसमें टेस्टिंग की जाती है गेम की, वो भी जियान ने नहीं किया। अब यहाँ पर जिन यांग को कॉल करता है और उसे बताता है, उसे बात करते हुए पूछता है कि आखिर गेम के अंदर सब कुछ सस्ता क्यों है और एक लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप है जिसे बाय करने के बाद सारे कार्ड हम फ्री में स्वाइप कर सकते हैं, इससे तो बहुत कम प्रॉफिट होगा। इस चीज पर यांग कहता है कि जियान ने ऐसा इसलिए किया है जिससे कि लोग इस गेम को एंजॉय कर पाए, वो पैसा कमाना नहीं चाहता। ये सुनकर जिन हैरान था। वो कहता है कि जियान तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये गेम और ज्यादा लोग डाउनलोड करे। अब यहाँ पर यांग रोने लगता है और कहता है कि जियान ने सारा पैसा पहले ही खर्च कर दिया है, इसी वजह से वो चाह कर भी मार्केटिंग नहीं कर सकता। उसने ये गेम लोगों के लिए लॉन्च की है लेकिन लोग इसे खेल ही नहीं पा रहे, इसी वजह से अभी वो थोड़ा डिप्रेस है। अब ये सुनकर जिन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और कहता है कि मैं उसकी मदद करूंगा, और उसके बाद वो कॉल कट कर देता है। यहाँ पर हम यांग को देखते हैं जिसके चेहरे पर अभी मस्त स्माइल थी। अगर हम चाहे तो यांग को इस सीरीज का मेन कैरेक्टर मान सकते हैं। अब इस तरफ जिन अपने दोस्त के पास आता है और उनसे कहता है कि उन्हें जिन की मदद करनी होगी। उसके दोस्त पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तो इस पर जिन कहता है कि जान एक बहुत अच्छा लड़का है, उसने हमें इतना ज्यादा पैसा दिया कि अब वो मार्केटिंग भी नहीं कर सकता, लेकिन हम उसकी मार्केटिंग करेंगे। अब यहाँ से फिर से सीन चेंज होता है और हम जियान को देखते हैं जो कि बैठा हुआ था और बहुत ही ज्यादा खुश था कि उसकी कंपनी इस बार बहुत ज्यादा लॉस प्रॉफिट क्रिएट करने वाली है, इसका मतलब उसे और ज्यादा प्रॉफिट होगा। और तभी यांग वहाँ पर आता है और उससे चिपकते हुए कहता है कि हमारा गेम वायरल हो चुका है। पहले जियान को थोड़ा सदमा लग गया था, लेकिन जब वो फोन उठाता है और रिव्यूज चेक करता है तो उस पर इतने ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज थे कि वो देखकर उसे सच में सदमा लग गया था। अभी वो हैरानी से यांग से पूछता है कि हमने तो मार्केटिंग के ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं किया, फिर आखिर हमारा गेम डाउनलोड कौन कर रहा है। इस चीज पर यांग पता आता है कि उसकी जिन के साथ बात हुई थी, उसी ने इस चीज की मार्केटिंग की है और इसी वजह से हमारा गेम वायरल हुआ। अभी सुनकर जियान हैरान हो जाता है। पहले उसे जिन पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने गेम में बहुत ज्यादा डिटेल्स ऐड कर दी थी, लेकिन अब उसे और ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि
डिटेल्स तक तो फिर ठीक था, लेकिन उसने उसका गेम ही वायरल कर दिया। इसी वजह से जियान को अच्छा खासा लॉस होने वाला है। अब वो तुरंत ही जिन को फोन लगाता है। वैसे अभी यांग उसके आसपास नहीं था, इस वजह से वो थ्रिली होकर पूछता है कि आखिर उसने उसकी मार्केटिंग क्यों की। तो इस पर जिन बताता है कि इस गेम को बनाने में जिन ने बहुत मेहनत की थी और उससे बुरा लग रहा था कि उसने इतना ज्यादा हाई पेमेंट लिया कि जिन मार्केटिंग नहीं कर पाया जो उसने खुद ने डिजाइन की थी। वो उसे इतनी अच्छी लगी कि उसने सोचा क्यों ना इसे वायरल कर दिया जाए, इससे आगे और क्लाइंट मिलेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो उसका भी इससे फायदा है। अभी जियान बहुत ज्यादा गुस्सा था, उसे लग रहा था कि जियान भी बहुत ज्यादा खुश है। दूसरी तरफ हम यांग को देखते हैं जो वैसे तो खुश है पर अभी वो नेगेटिव रिव्यूज के बारे में सोच रहा था, क्योंकि कोई भी गेम जब शुरुआत में लॉन्च होता है तो ऐसा नहीं है कि उस पर डायरेक्ट नेगेटिव रिव्यूज। क्योंकि अभी वॉशरूम आया हुआ था, वहाँ पर वो कॉल करता है उसी गेम स्टोर वाली को जिसके स्टोर पर जियान वो गेम रिकमेंडेशन पर है। लोग वहीं से उस गेम को डाउनलोड करते हैं। जियान कहता है कि उसे रिकमेंडेशन लिस्ट से हटा दो। ये सुनकर वो लेडी शॉक हो जाती है और कहती है कि मुझे अपने सीनियर से बात करनी होगी, क्योंकि ऐसी रिक्वेस्ट आज तक किसी ने नहीं की। अब जियान कुछ देर रुकता है पर तभी उसके सामने रिची आ जाता है, जो कि उस पर गुस्सा करते हुए उससे कहता है कि तुम ऐसी चीटिंग नहीं कर सकते। जिसके बाद जियान को मजबूरन कॉल काटनी पड़ती है। अभी जब जियान वहाँ से उदास होकर जा रहा था तभी उसके सामने वो बड़ी सी विंडो ओपन होती है और बताती है कि आज इनका क्लोजिंग डे है। मतलब कि अभी तक गेम ने जितने भी इनका इनाम की है उसका टोटल करना है, जितना भी प्रॉफिट हुआ है। मतलब कि कह लो जियान के लिए तो वो लॉस ही है, तो जितना भी लॉस हुआ है वो जियान को मिलेगा। अब वो जियान देखता है कि उसके गेम में इतने कम टाइम में 5 लाख रुपए कमा लिए हैं। ये बहुत ज्यादा बड़ी बात थी, पर लॉस वगैरह सब काट कर उसे सिर्फ 5,000 ही मिलते हैं। अब भले ही 5,000 बहुत ज्यादा हो, मगर 5 लाख मिलने वाले को 5,000 मिले तो उसे दुख तो होगा ही। जियान बहुत दुखी था, पर उसका दुख तब बढ़ जाता है जब रिची कहता है कि अगले गेम के लिए तुम्हें यही 5 लाख मिलते, तुम इन्हीं से नेक्स्ट टास्क पूरा करना। ये सुनकर जियान और ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि पहले उसे कम पैसे मिले थे। अब 5 लाख में वो कैसे गेम बनाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा पैसे होंगे उतना ही गेम को फ्लॉप करना मुश्किल हो जाएगा। उसे यहाँ पर करीबन 90 दिन का समय मिलता है। उसके पास 5,16,000 कुछ कॉइन्स है, जिन्हें आप रुपए भी समझ सकते हो, पर अभी 1000 कॉइन्स और बढ़ जाते हैं। जियान देखकर और हैरान हो जाता है। तो रिची बताता है कि उसका गेम अभी अभी अर्निंग कर रहा है, इसलिए वो इस बार कुछ नहीं कह सकता। अब इसके बाद हमें ली को दिखाया जाता है, जिसने फैसला लिया था कि फाइनली वो जियान की कंपनी को खरीद कर ही रहेगा। इसके लिए अभी वो तुरंत ही कॉल लगाता है, जो कॉल अभी यांग ने पिक की थी। यांग दूसरे फोन से जियान को कनेक्ट करता है और दोनों फोन पर साथ में बात करता है। यहाँ पर ली कह रहा था कि उससे जियान की कंपनी खरीदनी है। जियान ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश था, पर तभी रिची इस पर साफ मना कर देता है। अब जियान समझ गया था कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट मना कर देता है। यांग ये बात ली को बताता है। ली कहने लगता है कि वो इसके लिए 10-20 लाख रुपए से भी ज्यादा देने को तैयार है। जब ये बात यांग यहाँ जियान को बताता है तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। उसे ये ऑफर किसी भी कीमत पर चाहिए था, पर अब वो ऐसा कर ही नहीं सकता। इसी वजह से वो कहता है कि हमारी कंपनी नहीं बेचेगी और ली से ही पूछ लो, अगर उसे इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हम इन्वेस्ट करने को तैयार है। अब ये सुनने के बाद यहाँ पर ली बहुत ही ज्यादा हैरान था और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। अभी तक इतने लंबे गेमिंग करियर में उसे किसी ने भी अपना ओपोनेंट नहीं माना था, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा गेम डेवलपर है। लेकिन फाइनली उसे एक बहुत ही बड़ा ओपोनेंट दिखाने के लिए जहाँ पर जियान का दिमाग थोड़ा सा खराब था, तो यांग उससे कहता है कि उसे क्या हुआ, उनका गेम तो अच्छी खासी कमाई कर चुका है। जियान इसी चीज पर उदास था। वो गेम के बारे में बात करने से मना कर देता है, क्योंकि फिर से गेम में जो इनकम थी वो बढ़ चुकी है। उन्होंने करीबन 6 लाख रुपए कमा लिए हैं और अब जियान को 90 दिन में 6 लाख खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ पर अब तभी ट्विटर आता है, जो कि बताता है कि उनका बिल 3,000 का हो चुका है। यांग जियान से कहता है कि क्या वो बिल भर सकता है। अब जियान को एक अच्छा आइडिया आता है। वो तुरंत ही पहले तो बाहर जाता है और रिची से पूछता है कि क्या वो कंपनी के बिल भर सकता है इन 6 लाख का यूज कर, जिस पर रिची कहता है कि बिल्कुल, ये रूल्स के खिलाफ नहीं है। अब जियान पूछने लगता है कि क्या वो अपने डेली एक्सपेंसेस भी इन 6 लाख से भर सकता है, तो इस पर रिची साफ मना कर देता है। लेकिन कोई बात नहीं, जियान को एक अच्छी ट्रिक मिल गई थी पैसा खर्च करने की। वो वापस आता है, बिल देता है और इसके बाद अभी वो बैठकर खाना ही खा रहे थे कि तभी टीवी पर न्यूज में वो लोग आते हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है जो कि गेम डेवलपमेंट को और ज्यादा एडवांस लेवल पर ले जा सकती है। ये सुनकर यांग बहुत ही ज्यादा खुश था। वो कहता है कि हमें इस टेक्नोलॉजी को ट्राई करना चाहिए अपने अगली गेम के लिए। इस पर जियान कहता है कि नहीं, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है और हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। पहले जियान को लग रहा था कि इससे गेम वायरल हो सकता है, पर इसके बाद वो सोचता है कि इस टेक्नोलॉजी को भी अभी तक ज्यादा लोगों ने सीखा नहीं होगा, इसका मतलब उन्हें बेकार वर्कर्स मिलेंगे। तो वो कहता है कि हम किसी को रख सकते हैं काम के लिए। अभी आइडिया जियान को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, यांग को ये पसंद आता है। वैसे जियान ये भी कह रहा था कि हमारे पास बहुत सारा काम होता है और इस सब को मैनेज करने में हमारे
हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए वो दोनों डिसाइड करता है कि वो अपनी कंपनी के लिए एक असिस्टेंट ढूंढेंगे। इसके बाद अब वो लोग तुरंत ही एक ऐसी जगह पर निकल चुके थे जहाँ पर उन्हें अपनी कंपनी के लिए एक असिस्टेंट मिल सकती है। दूसरी तरफ हम एक लिन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि किसी स्टूडियो में काम करती है, लेकिन आज उसने फैसला कर लिया था कि वो नौकरी छोड़ देगी क्योंकि यहाँ पर उसे मजा नहीं आ रहा और उसे कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि वो किसी के अंडर काम ना कर सके, और अगर किसी के अंडर काम करे भी तो उसे तो सामने वाले का कोई बहुत बड़ा गोल हो। इस वजह से वो नौकरी छोड़ देती है। अब इसके बाद हम वापस से जियान और यांग को देखते हैं जो कि एक दूसरी कंपनी में आ चुके थे। इस कंपनी का काम यही है कि वो क्लाइंट्स को उनकी मर्जी के और उनकी जरूरत के हिसाब से लोग मिलवाते हैं जो कि उनकी कंपनियों की हेल्प कर सकते हैं। अब यहाँ पर उनके सामने एक लॉरेंस नाम का लड़का आता है जिसका काम की क्लाइंट्स को उनकी जरूरत के हिसाब से लोगों से मिलवाने का है। वो यहाँ पर आकर कहता है कि हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, तुम बच्चों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, हमारे रेट बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए इससे तुम्हारा और हमारा टाइम वेस्ट होगा। तभी जियान कहता है कि हमें एक असिस्टेंट की जरूरत है और मैं उसे 4 लाख सालाना देने के तैयार हूँ। अब ये बात सुनकर लॉरेंस हैरान था। वो तुरंत ही कहता है कि आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। वो बुक दिखाने लगता है और पूछता है कि जियान को मेल या फीमेल कैसी असिस्टेंट चाहिए, जिस पर जियान कहता है कि फीमेल असिस्टेंट। तो अब यहाँ पर लुलू नाम की एक लड़की का रिज्यूमे दिखाता है। उसमें लिखा हुआ था कि वो एक अच्छी कंपनी में काम करती है और वो बहुत ही ज्यादा समझदार भी है, लेकिन उसने नौकरी छोड़ दी। जियान पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो इस पर लॉरेंस बताता है कि उसको अपने बॉस नहीं पसंद था और दूसरी चीज ये भी वहाँ के एम्प्लॉयज अच्छे नहीं थे और वो किसी भी मेन के अंडर रहकर काम नहीं करना चाहती, पर वो जियान के साथ काम कर सकती है क्योंकि जियान पैसा भी सही दे रहा है। और दूसरी चीज ये भी कि वो उसके पहले एम्प्लॉयज आने के साथियों के जैसा नहीं है। अब जियान डील फाइनल करता है और वहाँ से जाने लगता है। बाहर जब वो आता है तो वहाँ उसे लिन बैठी हुई दिखती है जो कि इस वक्त फैंटम जनरल मतलब कि जियान के बनाए हुए उसे गेम की वीडियो देख रही थी। यहाँ जियान कहता है कि ये गेम बहुत ही बेकार है, जिस पर लिन कहने लगती है कि ये नहीं, ये गेम बहुत ही बढ़िया है, गेम डेवलपर ने इसे लोगों के लिए बनाया है ना कि अपनी कमाई के लिए। इस पर जियान कहता है कि हाँ ये तो सब ठीक है, लेकिन इससे जो ग्राफिक्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे, हर चीज बहुत ही ज्यादा डिटेल में है। इस चीज पर लिन उससे कहते हैं कि तुम सच में बेवकूफ हो, तुम्हें गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब जिन वहाँ से चला गया था। बाद में लॉरेंस लिन के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या उसे नौकरी चाहिए, जिस पर लिन कहती है कि हाँ उसे जॉब चाहिए, लेकिन वो उसी कंपनी में काम करना चाहती है जिसने फैंटम जनरल गेम बनाया है। ये सुनकर लॉरेंस बताता है कि अभी जिस लड़के से तुम बात कर रही थी उसी ने इस गेम को बनाया है और वही इस कंपनी का ओनर है। ये सुनकर लिन हैरान थी। वो तुरंत ही वहाँ से भागती है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो वहाँ पर जिन नहीं था। वो सोचते हैं कि शायद उसने अपनी ड्रीम जॉब खो दी, लेकिन इसी के बाद ये पार्टी